नवंबर 2020 एक लड़की अचानक से टिकटॉक पर वायरल हो जाती है। हालांकि ये चीज इंडिया में नहीं हुई थी क्योंकि इंडिया में जून 2020 में ही टिकटॉक पर बैन लग गया था, पर इंडिया के बाहर उस लड़की की वीडियो काफी वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की जेल के कपड़े पहनी हुई, हाथों में हैंडकफ्स और पैरों में चेन लगाकर कोर्ट में आती है। कभी कभी कैमरे को देखती है और कभी बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाती है। उस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनने का एक ट्रेंड शुरू हो गया। लोग उसकी वीडियो को एडिट करके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर और टिकटॉक पर पोस्ट करने लगे और धीरे धीरे वो लड़की इतनी वायरल हो गई कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना लिया। और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की काफी सुंदर और क्यूट लग रही थी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि वो लड़की है कौन और उसने ऐसा क्या क्राइम करा था। सो हेलो गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू द संडे नाइट। 27 अगस्त 2013। 27 अगस्त की शाम एजाबेला की मम्मी अपने स्टूडियो से काम खत्म करके घर वापस आ ही रही थी, मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उसके घर की खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की फेंसिंग को पार कर भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले भी कई बार उन्हें कुछ बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती है तो एजाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लाती है और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज सुनते हैं तो खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। मगर उस वक्त उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को एजाबेला के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया। वो सबसे पहले अपने दूसरे हस्बैंड रियान हुई, जो कि एजाबेला के सौतेले पापा थे, उन्हें इस बारे में जाकर बताया और उनके साथ सीधे एजाबेला के रूम में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर एजाबेला किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दी। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो बात समझने के बजाय उल्टा अपनी मम्मी के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाने और उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी मम्मी के मुंह पर ही थूक कर चली गई। इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा और एजाबेला के इस बिहेवियर ने उन्हें इतना डरा दिया कि यूमी हुआई अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर रही थी। इसलिए वो पूरी रात अपने हस्बैंड के कमरे में अंदर से गेट लॉक करके रियान हुई के साथ ही रही, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले सोया करती। तो इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट डे की स्टोरी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बात यहाँ तक आई कैसे। 9 जून 1995 एजाबेला का जन्म अरोरा सिटी में हुआ था, मगर उस वक्त वो अपने असली फादर रॉबर्ट गुज़मान और अपनी मम्मी के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। एक साथ मिलकर अरोरा टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी बेटी एजाबेला से बहुत प्यार करते थे और एजाबेला भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती, खासकर अपने पापा रॉबर्ट गुज़मान से। पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था, मगर फिर साल 1999 आते ही चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स लेने का फैसला किया। डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। एजाबेला की कस्टडी उसकी माँ यूमी हुआई को मिल गई और वो अपनी मम्मी के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लगी। वो बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर माँ बाप के तलाक के बाद वो और भी जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। उसका गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब डाइवोर्स के करीब 1 साल बाद यानी कि साल 2020 में उसकी माँ यूमी हुआई ने एक दूसरे शख्स रियान के साथ शादी कर ली, जो कि एजाबेला के स्टेप फादर थे। एजाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पापा की जगह किसी और ने ले ली है। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एजाबेला बड़ी होती है उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे कपड़े और खिलौनों की डिमांड करती थी और जब भी उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो अपनी मम्मी से झगड़ा करती, जिसके लिए यूमी हुआई अपने स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स करने लगी, पर फिर भी एजाबेला की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही थी। उसके बिहेवियर ने उसकी मम्मी को इतना परेशान किया कि अब वो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए यूमी हुआई ने उसे उसके पापा के पास भेज दिया, पर कुछ दिन बाद ही वो वापस अपने मम्मी के पास ही आ गई। करंट सिचुएशन, जब सुबह यूमी हुआई उठती है तो उनके फोन में एजाबेला का एक मेल आया हुआ था, यू विल पे। एजाबेला के सौतेले पापा रियान एजाबेला को समझाने लगे तो अपने पापा की हर बात चुपचाप सुन रही थी और सर हिलाकर हाँ कह रही थी। ये देखते हुए रियान को लगा कि शायद वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो ये थी कि वो किसी भी बात पर ध्यान तक नहीं दे रही थी। वो बस हर बात को हाँ कहकर एक कान से सुन रही थी और दूसरे कान से निकाल ले रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसने पहले ही किसी और चीज का मन बना लिया था। शाम करीब 6:30 बजे के आसपास
रियान हुई वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद इजाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। उसके ठीक 3 घंटे बाद यूमी हुआई घर पहुंचती है और वो अपने साथ रियान के लिए मैकडॉनल्ड से रात का खाना लेकर आती है। घर पहुंचने के बाद यूमी हुआई रियान से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है, तो वो कहते हैं कि पता नहीं, पर हाँ करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इजाबेला को घर के किचन में देखा था। उसके बाद यूमी हुआई ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले रियान को अचानक ऊपर फर्स्ट फ्लोर से की आवाज आती है, जैसे कि कोई जमीन पर गिरा हो या फिर दीवार से टकराया हो। पर कुछ देर बाद ही यूमी हुआई चिल्लाकर अपने हस्बैंड का नाम पुकारती है। रियान उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचता है तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और शॉवर चलने की आवाज आ रही है। और जैसे ही वो बाथरूम के करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक देखी।